नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट देते हैं। साथ ही आपके लिए बेहतरीन कॉल्स भी लेकर आते हैं और इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट देते हैं। आज हमारे साथ 3 मेहमान हैं। मनोज जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट से, धर्मेश भाटिया साहब है एमिरेट्स एनवीडी के, और तरुण सतसंगी जी हैं ओरिगो ई मंडी से। अब तीनों मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। आपके पास आते हैं, उससे पहले देख लेते हैं कुछ बड़ी खबरें। गोल्ड की बात करें तो आज एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। एमसीएक्स पर 51,300 के आसपास है, कॉमेक्स पर $1920 के आसपास। चांदी यहाँ पर भी एक रेंज में ही कारोबार दिख रहा है, हालांकि 150 रुपए के आसपास की कमजोरी है। जिस तरह से ट्रेजरी यील्ड और डॉलर में मजबूती बढ़ी है, फेड का रुख काफ़ी हॉकिश हो गया है, उसके बाद से यहाँ पर दबाव दिख रहा है। ऊपरी स्तरों पर यहाँ पर मुनाफा वसूली लगातार देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की बात करें, मिक्स ट्रेड है, जहाँ WTI क्रूड में तेजी है, वहीं ब्रेंट में आज तेजी है, वहीं WTI क्रूड पर आज 1% तक का दबाव दिख रहा है। नेचुरल गैस की बात की जाए तो अब नया जो अनुमान है उसके मुताबिक अगले 2 हफ्ते हीटिंग डिमांड बेहतर रह सकती है, उससे यहाँ पर कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। कॉपर की बात करें कुछ और नॉन एग्री काउंटर्स की, तो चीन में ग्रोथ की चिंता को लेकर यहाँ पर दबाव दिख रहा है। वहीं जिंक शंघाई एक्सचेंज वेयरहाउस में जो इन्वेंट्री है वो बढ़कर आई है, उससे यहाँ पर ऊपरी स्तरों पर दबाव है, लेकिन एमसीएक्स पर आज एक रेंज में ही कारोबार हो रहा है। निकेल मार्केट में सरप्लस की स्थिति है। एल्युमिनियम की बात करें तो कोरोना की वजह से घरेलू खपत कम है। आज के कारोबार में हालांकि फिर से तेजी लौट आई है। 280 रुपए के ऊपर एमसीएक्स पर एल्युमिनियम का वायदा ट्रेड कर रहा है। अब बात एग्री मार्केट की। मेंथा की बात करें तो कम खेती की रिपोर्ट आ रही है, उससे लग रहा है कि भाव ऊपर ही रहेंगे। कॉटन कम सप्लाई ज़्यादा मांग, मिलों की मांग बेहतर है, उससे कॉटन कीमतों को लगातार फायदा हो रहा है। हल्दी जितने भी बड़े उत्पादक राज्य हैं वहाँ पर फसलों को नुकसान बारिश और साइक्लोन की वजह से हुआ है, वो एक सपोर्टिव फैक्टर है आज, लेकिन कीमतों पर हल्की कमजोरी दिख रही है। जीरा लगातार तेजी बनी हुई है, अब भाव 21,500 रुपए के ऊपर। धनिया, उत्तर भारत में ठंड से उत्पादन कम रहने का डर है। कैस्टर लगातार जो आंकड़े आ रहे हैं उत्पादन कम रहने के आ रहे हैं। सरकारी आंकड़े हैं वो 15 लाख टन के आसपास उत्पादन कैस्टर का रह सकता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर मिक्स ट्रेड हो रहा है। सबसे पहले धर्मेश जी, क्या लग रहा है कच्चे तेल में अब यहाँ से किस तरह की चाल की उम्मीद आप कर रहे हैं? देखिए, अगर कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में काफी वॉलेटिलिटी है। अगर आप देखिए प्राइस $100 से फिर से काफी अच्छी एक छलांग लगा के ऑलमोस्ट $18 के ऊपर 18% की तेजी दिखा चुका है। तो फ्लक्चुएशन डेफिनेटली है। ये कंप्लीटली एक जियोपॉलिटिकल रिस्क एवर्ट है मार्केट में। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को, जो स्पेक्युलेटर्स है, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड करना चाहते हैं, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी से रखे। बट जो लॉन्ग टर्म पिक्चर, जिसको लॉन्ग टर्म निवेश करना है, तो मैं उन्हें वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी दूंगा, क्योंकि आगे के 2-3 महीने देखे तो प्रीमियम है, बट आगे के 6-7 महीने सारे बैकवर्डेशन आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ठंडी और जियोपॉलिटिकल रिस्क आगे जाके कम होने वाला है। ये अनुमान के हिसाब से प्राइस में गिरावट आपको देखने मिल रही है। बट अगर आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो डोमेस्टिक मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो 8,000 से 8,500 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रही है। बट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 8,600 से लेकर 8,750 और रुपए की वजह से मार्केट में और एक पुश भी मिल सकता है। तो स्पेक्युलेटर्स इसमें बाय करके चले। जब तक 8,000 के ऊपरी स्तरों पर सस्टेन होता है, ये आपको अच्छा मुनाफा अपसाइड दे सकता है। अगर मार्केट यही ट्रेंड रहा तो 9,000 के स्तर भी आपको शीघ्र ही दिखा देगा। ओके, 9,000 का स्तर भी दिख सकता है एमसीएक्स क्रूड में। अब तरुण जी, आपका क्या मानना है कच्चे तेल को लेकर? हाय, गुड मॉर्निंग। जैसा मेरे सहयोगी जी ने कहा, आई थिंक वॉलेटिलिटी न्यू नॉर्मल हो चुका है मार्केट के अंदर। एंड आज जो यूएस प्रेसिडेंट है वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर से मिलेंगे एंड वो चाहते हैं कि फर्दर राउंड ऑफ सैंक्शंस रशिया के ऊपर लगाए जाए, जबकि यूरोपियन यूनियन फेवर में नहीं है, क्योंकि उनका सप्लाई काफी हद तक रशिया से आता है। तो मार्केट में नो डाउट जियोपॉलिटिकल प्रीमियम काफी बढ़ा हुआ है। साइमल्टेनियसली शॉर्ट टर्म सप्लाई टाइटनेस इमर्ज हो जाएगा अगर रशिया से एक्सपोर्ट्स अगर डिप होते हैं। तो वी नीड टू सी कि आज का स्टोरी कैसा पैन आउट होता है। बट जैसे कि धर्मेश जी ने कहा, 8,000 डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे जब तक प्राइस नहीं जाएगी, रेंज रहेगी 8,000 से 8,800 के बीच में। एंड आई थिंक जिस तरीके से जब तक की स्टॉक नहीं पॉजिटिव वे में कंक्लूड होता, आई थिंक डिप्स पर ही बाय करना फायदेमंद रहेगा। प्राइस अगर 8200 के आसपास आते हैं तो वहां पे बाय करना चाहिए। ओके, तो ये व्यू है कच्चे तेल को लेकर तरुण जी का। अब मनोज जी, टेक्निकली आज के लिए अगर ट्रेडर्स को आप क्या सलाह देंगे, किस तरह की कॉल्स बनाने की आप सलाह देंगे यहाँ पर? नमस्कार विश्वमोहन जी, बिल्कुल जैसा कि दोनों सहयोगी ने बोला है कि ये अभी ट्रेडिंग का मार्केट है और यहाँ बाय ऑन डिप्स की जो है वो स्ट्रेटेजी रख के चलना चाहिए।
काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को मिल रही है, लेकिन हमने देखा है कि WTI में $104 जो है यहाँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिले, वहीं ब्रेंट में भी 108 से 110 के रेंज में सपोर्ट आते हुए दिख रहे हैं। तो आज अगर इंट्राडे की स्ट्रेटेजी के लिहाज से बात करूं तो अगर यहाँ थोड़ा डिप मिलता है टुवर्ड्स 8,250 तो वो एक अच्छे लेवल होंगे बाइंग के लिहाज से। 8,080 का स्टॉप लॉस लगा के नीचे में 8,250 आए तो बाइंग करके चलना चाहिए। ऊपर में 8,500 8,600 ये लेवल के जो है वो एक लक्ष्य रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रखें, लोअर लेवल्स पे सपोर्ट जो है वो बने रह सकते हैं। ओके, यानी लोअर लेवल पे सपोर्ट की उम्मीद है। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी, यानी तीनों एक मत है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी बनाए। और जिस तरह से खबरें भी आ रही है कि यूरोपियन यूनियन में भी काफ़ी मतभेद है, वो कुछ देश तो चाह रहे हैं कि रूस के ऑयल पे पाबंदी लगाई जाए, लेकिन कई देश जैसे जर्मनी जैसे कंट्रीज है उनको लग रहा है कि दिक्कतें वहाँ पर बढ़ सकती है। चलिए अब बात कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर की, जहाँ पर कल भी एक रेंज में ही कारोबार दिख रहा था, आज भी बहुत ही सीमित दायरे का कारोबार है। धर्मेश जी, क्या लग रहा है बुलियन मार्केट का आउटलुक आपको? देखिए, सोने की बात करें तो सोने में सिर्फ जो प्रीमियम है वो है जियो पॉलिटिकल प्रीमियम। बाकी अगर आप 10 ईयर्स यील्ड देखें, 10 साल का यूएस ट्रेजरी यील्ड देखें, तो ये कंटिन्यूस एक अच्छी बढ़त पे है। कहाँ 150 पे चल रहा था, ऑलमोस्ट 240 230 के ऊपर आ चुका है। तो अगर ये बढ़ता है, प्लस फेड ने बोला है कि इंटरेस्ट रेट की जो ब्याज दर है वो बढ़ाने की काफी स्पीड अप करेंगे, 50 पैसे की बढ़त की गुंजाइश है नेक्स्ट मीटिंग में। तो उस कारणवश आपको जो सेफ हेवन बाइंग है, जो सोना है, वहां पे आपको थोड़ा दबान देखने मिल सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा निवेशकों को कि आप यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैटेजी बना सकते हैं अगर मार्केट काफी बड़ा स्पाइक मारे तो। बट 50,000 के बिलो मुझे लगता है कि मार्केट एक बार आना चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें और अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो यहाँ से $30 से $40 यानी अराउंड यहाँ से 1880 1875 के लेवल्स आपको शीघ्र ही सोने में देखने मिल सकते हैं। मैं इसमें काफी लॉन्ग टर्म बुलिश नहीं हूँ। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन कम हो जाता है तो यहाँ पे आपको $50 से $100 की भी गिरावट आपको देखने की शक्यता हो सकती है। इवन चांदी में भी यही स्थिर है। चांदी भी देखे तो 70,000 के ऊपर टिक नहीं रहा और डाउन साइड 62,000 60,000 के स्तर पे रुक जाता है। अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो $26 से $22 का जो स्तर है, मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। बट करंट सिनारियो में मैं स्पेक्युलेटर्स को मंदी करने की रिकमेंडेशन दूंगा। कोई भी स्पाइक आता है आप यहाँ बिकवाली करें, क्योंकि अगर कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल टेंशन आगे जाके थमना ही है, अगर थमता है तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी सेल ऑफ देखने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ओके, यानी सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी के साथ आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। मनोज जी, आप क्या सलाह देंगे? आप अगर गोल्ड को अगर किसी को खरीदना है तो किन लेवल्स पे खरीदारी की सलाह देंगे, या आपको भी लग रहा है कि ऊपर के लेवल पर बेच कर जाएं? नहीं, मेरा थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन व्यू होगा। हालांकि यहाँ पे जो यूएस फेडरल रिजर्व के जो कमेंट्स है वो काफी हॉकिश हैं और ब्याज दरों में यहाँ एग्रेसिव जो है हाइक्स देखने को मिल सकता है। बॉन्ड यील्ड भी ऊपर है, लेकिन इन्फ्लेशन और ग्लोबल ग्रोथ को लेकर के चिंताएं अभी भी यहाँ पे बनी हुई है। वॉर यहाँ पे आगे जाके सेटल होगा, ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन जिस तरह से जो कमोडिटी के जो प्राइसेस हायर लेवल्स पर चल रहे हैं तो इन्फ्लेशन यहाँ पे लंबे समय तक जो एक कंसर्न रहेगा एक ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि लोअर लेवल्स पर अभी गोल्ड में सपोर्ट बने रहेंगे। जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, जब तक 1884 के लेवल्स होल्ड हो रहे हैं तब तक यहाँ पे बिकवाली करके ना चले। और इंट्राडे के लिहाज से मेरा मानना है कि $1,900 यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट रहेंगे। तो वर्तमान लेवल से अगर थोड़ा सा डिप मिलता है कहीं भी 51,150 51,200 तो वो इंट्राडे में बाइंग के लिहाज से अच्छे लेवल्स होंगे। 51,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में फिर एक बार 51,550 51,600 ये लेवल इंट्राडे में देखने को मिल सकते हैं। ओके, यानी इनका व्यू अलग है। अगर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 51,550 रुपए के टारगेट के साथ यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। 50,980 का स्टॉप लॉस भी जरूर लगा लीजिएगा। तरुण जी, बुलियन मार्केट पर आपका व्यू? या जैसा कि धर्मेश भाटिया जी ने कहा, हमारा भी सेम व्यू है और आई थिंक 2 वीक से हम सेलिंग साइड में ही है। डोमेस्टिक मार्केट के अंदर जब तक कि 53,700 के ऊपर गोल्ड के प्राइसेस क्लोज नहीं देंगे, आई थिंक रिस्क प्रीमियम काफी हद तक डिस्काउंटेड है। एंड देखिए, हमने 54,500 के प्राइस देखे, उसके बाद में हमने 3,000-4,000 पॉइंट का करेक्शन देखा। इंटरनेशनल मार्केट में 2050 से 1900 ग्रोथ तक प्राइस है। इट्स काइंड ऑफ कंसोलिडेशन है। सपोर्ट बस यूक्रेन रशिया से मिल रहा है, वेल प्राइस्ड इवेंट है। अगर ये इवेंट ऑफ होगा तो स्टीपर करेक्शन पॉसिबिलिटी इसके अंदर देखी जाएगी। ग्लोबल रेट हाइक हो रहे हैं एंड उनका जो कर्व रहेगा, जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्टीपर रहेगा एंड दैट विल नेगेटिवली इंपैक्ट द प्राइसेस ऑफ गोल्ड। हमारा जैसा कि पहले कहा था, $1,800 हमको लगता है डाउन साइड में आना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट में, एंड डोमेस्टिक मार्केट में 50,000 के नीचे गोल्ड के प्राइस स्लिप कर सकते हैं।
ओके, तो ये व्यू है बुलियन मार्केट को लेकर। चलिए, लेकिन अब एक खबर पर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ उस पर बात करने के लिए अनिल घनवट साहब हैं, जो प्रेसिडेंट है स्वतंत्र भारत के, सीनियर लीडर भी है शेतकारी संगठन के, और सुप्रीम कृषि कानूनों पर जो सुप्रीम कोर्ट ने पैनल बनाई थी उसके मेंबर भी रह चुके हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, आप का पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था जिसके जरिए आप लोगों ने ऐसी रिपोर्ट के जरिए आप ये बात कहना चाह रहे थे कि देश के 86% किसान सरकार के कृषि कानून के पक्ष में थे, उसके बाद भी कृषि कानून को वापस ले लिया गया। क्या लग रहा है, आप लोगों की आवाज़ क्या सरकार तक पहुंच रही? क्या उम्मीद है कि फिर से उन तीनों कृषि कानून को लेकर चर्चा होगी, या सरकार ऐसे सेंसिटिव मुद्दे को अब हाथ नहीं लगाएगी और रिफॉर्म की गाड़ी जिसकी उम्मीद थी कि तेजी से बढ़ेगी एग्री सेक्टर में, वो अब हाल फिलहाल अगले कुछ सालों तक नहीं दिख रही है? सर, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम ये 3 कानून वापस नहीं चाहते। हम तो एक टोटल पॉलिसी चाहते हैं, एग्रीकल्चर पॉलिसी, और इसके लिए हम पिछले 40 सालों से काम कर रहे हैं। हमारे नेता स्वर्गीय शरद जोशी जी के नेतृत्व में हम 40 साल से एग्रीकल्चर को डीरेगुलेट करने की मांग कर रहे हैं। तो ये 3 कानूनों का स्वागत हमने इसलिए किया था कि उस दिशा में उठाया हुआ एक कदम था। इन कानूनों में काफी खामियां थी, और जब से ये ऑर्डिनेंस आए थे तब से हमने ये स्पष्ट रूप से कहा था कि इन खामियों को अगर हम दूर नहीं करते तो इन कानूनों से कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और उसके बाद मेरी उस कमेटी पे अपॉइंटमेंट हो गई, और हमने दिए हुए मैंडेट के फॉलो करते हुए दिए हुए समय में हमने लोगों से बात करके, स्टेक होल्डर्स हो, किसान नेता हो, मंडी हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो, तो सभी से बात करके हमने वो रिपोर्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को सुपुर्द की थी, सौंपा गया था, और हमें आशा थी कि 15 दिन महीने में ये रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी, उस पे डिस्कशन होगा, और फिर एक पॉलिसी बनेगा, इन कानूनों में सुधार लाके फिर से ये नए सिरे से लाए जाएंगे। लेकिन 1 साल हो गया, ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की गई, और इसके मैंने 3 बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को हम्बली रिक्वेस्ट किया था कि ये बहुत अर्जेंट मैटर है, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसके ऊपर हमें कुछ अगर सुझाव कुछ करना है, बंदोबस्त करना है उसका, तो ये रिपोर्ट खुली करो, उस पर चर्चा होने दो। लेकिन आज तक हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिस्पांस नहीं आया। तो मैंने मंडे को ये कानून रिलीज कर दिए है, ये रिपोर्ट रिलीज कर दी है, और अब देश में चर्चा शुरू हुई है। जो हम चाहते थे कि इस विषय पे चर्चा हो, और हम कानून वापस नहीं चाहते, हम तो रिफॉर्म चाहते हैं। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और दुर्भाग्य से इस कृषि प्रधान देश को कृषि नीति ही नहीं है। जब भी किसी मिनिस्टर के मन में आता है कि किसी कमोडिटी के दाम बढ़ रहे हैं तो उसे घटाना है, मसलन प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, तो अगले दिन वो एक ऑर्डर निकाल देता है कि कल से एक्सपोर्ट बैन होगा, नहीं तो स्टॉक लिमिट लगेगी, नहीं तो इजिप्ट से 42 रुपीज से प्याज खरीद करके यहाँ 15 रुपए से बेचने का भी काम हुआ है हमारे देश में। अब गेहूं के दाम बढ़ रहे हैं यूक्रेन वॉर की वजह से। अगर गेहूं के दाम 30 रुपए के लगभग जाते हैं तो महंगाई बढ़ रही है, ऐसा अगर कोई शोर मचाता है तो गेहूं पर स्टॉक लिमिट आ सकती है, उस पर एक्सपोर्ट बैन भी लग सकता है। तो ये जो पकड़ने का छोड़ने का जो नीति है हमारी, इसकी वजह से इंटरनेशनल मार्केट में हमारे देश की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है, विश्वास। बिल्कुल सर घनवट साहब, एक और सवाल आपसे ये होगा कि जिस तरह का आंदोलन हुआ, खास करके हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी यूपी के किसान वहाँ पर ज़्यादा थे जो आंदोलन में शामिल हुए, क्या उनको प्रॉक्सिमिटी का फ़ायदा मिला, जो वहाँ तक उनकी पहुँच पाई, से सत्ता के लोगों के आसपास उनकी आवाज़ पहुँच पाई, और बहुत सारे किसान जो दूर दराज अलग अलग राज्यों में उनकी पहुँच नहीं पहुँच पाई, और एक बढ़िया कानून था, एक मजबूत रिफॉर्म था एग्री सेक्टर के लिए, वो दब गया। क्या इसके बाद अब सरकार इतनी हिम्मत जुटा पाएगी कि एग्री सेक्टर को लेकर इस तरह के कुछ बड़े कानून लेकर आए? क्या लग रहा है, इस तरह के रिफॉर्म आपको आगे दिखेंगे अब हाल फिलहाल में? बिल्कुल, सरकार
को रिफॉर्म्स लाने ही पड़ेंगे। तो ये हमारे देश की इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, जिस व्यवस्था ने किसानों को खुदकुशी करने को मजबूर कर दिया है, जिस व्यवस्था ने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है, भारत पूरा देश हमारा कर्जे में डूबा है, किसान कर्जे में डूबा है, इसको अगर बाहर निकालना है तो कृषि सेक्टर पे जो भेड़िया डाली है वो निकालनी पड़ेगी, इसको डीरेगुलेट करना पड़ेगा, इस पे लगे हुए रिस्ट्रिक्शंस हटाने पड़ेंगे, तो ही कृषि में उन्नति होगी, ट्रेड बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, एक्सपोर्ट बढ़ेंगे और हमारा देश फिर से खुशहाल हो सकता है, किसान खुशहाल हो सकता है। ओके। जो हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो भी इसी रास्ते से हल हो सकती है, दूसरा ओके। कोई रास्ता नहीं है। जी जी, घनवट साहब एक और सवाल आपने उठाया तो मैं एक और पूछना चाहूंगा। जिस तरह से वायदा बैन किए गए हैं, एग्री वायदा के कई सारे कॉन्ट्रैक्ट बैन किए गए हैं, क्या इसको लेकर आप लोग आवाज उठा रहे हैं कि बहुत सारे किसानों को इसका फायदा हो रहा था, सोयाबीन, चना, सरसों, इन वायदा का ऑप्शंस के जरिए उनकी भागीदारी एफपीओज के जरिए हो रही थी, क्या उम्मीद है क्या वायदा वापस से वायदा में ट्रेड शुरू हो पाएगा इन सारे काउंटर्स में? जब भी ये ऑर्डर निकाला गया था कि ये जो कमोडिटीज है, पल्सेस, सीरियल सब वायदा में से निकाल दिए, तभी से हम इसका विरोध कर रहे हैं। हमने लेटर्स लिखे हैं उस मिनिस्ट्री को और हम कोर्ट में भी जाने की सोच रहे हैं उस मामले में, क्योंकि जब भी हमारे जेब में पैसे आने का अवसर आता है तो गवर्नमेंट ऐसी तरीके से अगर हमारे पास आने वाला पैसा लूट रही है तो ये हम ज्यादा देर तक नहीं सह सकते। ये रवैया हमारे कमोडिटी मार्केट को भी खराब कर रहा है। जो प्राइस डिस्कवरी कर रहे थे किसान इसमें से, वो भी हमारा एक चॉइस खत्म हो चुका है और किसान को 2 पैसे जो मिल रहे थे वो भी कम हो गए हैं। ये ऑयल इंडस्ट्री या पोल्ट्री इंडस्ट्री के दबाव में उन्होंने ये कदम उठाया है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री का दबाव से कपास के दाम कम हो सकते हैं, फ्लोर मिल या बेकरी इंडस्ट्री के दबाव में से गेहूं के दाम कम हो सकते हैं। ये कब तक चलेगा? अब हम नहीं सह सकते, हमें एक पॉलिसी चाहिए। ओके, यानी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी की मांग अनिल घनवट साहब की तरफ से और किसान संगठन की तरफ से हो रही है ताकि एग्री सेक्टर का विकास हो सके। शुक्रिया घनवट साहब, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब एग्री सेक्टर की बात कर लेते हैं, तो कुछ स्पाइसेस की बात कर लेते हैं। स्पाइसेस काफी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं, स्पाइसेस पर आपका व्यू तरुण जी? वक्त कम है। आई थिंक टर्मरिक वीक रहेगा, अराइवल्स पिकअप कर चुके हैं। कोरिएंडर में साइडवेज मूवमेंट रहेगा 19,500 से 23,000 के बीच में। जब तक 19,500 के नीचे प्राइस नहीं जाएगी, क्रॉप साइज कम है, प्राइस में ऑफलेट तेजी देखने को मिलेगा। और कॉटन को लेकर तरुण जी, कॉटन को लेकर क्या लग रहा है? काफी तेजी दिखा रहे हैं, एमसीएक्स पर तो रिकॉर्ड लेवल्स भी दिखे हैं अभी इस हफ्ते। कॉटन अगले 1 से 1.5 महीने के अंदर 45,000 के प्राइस को क्रॉस करेगा। जितना अनुमान सीआईए ने लगाया था क्रॉप का, उससे ज्यादा फसल कम है। इसी वजह से जो आइस कॉटन है वो डोमेस्टिक इंडियन मार्केट को ट्रैक कर रहा है। तो कॉटन में जो तेजी है वो बरकरार रहेगी। 45,000 के ऊपर भी प्राइस जाएंगे आने वाले हफ्तों। यानी 45,000 का भी टारगेट एमसीएक्स कॉटन में दिख सकता है। मनोज जी, कॉटन और ग्वार सीड पर आज के लिए आपका टारगेट? कॉटन में इंट्राडे में मेरा मानना है कि 40,400 40,500 ये लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। मोमेंटम पॉजिटिव है। वहीं ग्वार सीड में भी मजबूती देखने को मिलेगी। ऊपर में 6,230 से 6,330 से 6,250 तक के जो लक्ष्य है वो यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ग्वार सीड में भी 6,140 के ऊपर बाइंग करके चलें, 6,230 से 6,250 तक के लक्ष्य के लिए। धर्मेश जी, अब आपसे आखिरी सवाल, करेंसी मार्केट को लेकर आपका व्यू डॉलर रूपी पर? देखिए, डॉलर 76 के इर्द गिर्द सस्टेन हो रहा है। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसी दायरे में ट्रेड होगा। अगर सोना और तेल और यहाँ पे अगर स्पाइक मारता है तो इंडिया के ट्रेड डेफिसिट में से हिट हो सकता है और फिर से 76.50 76.75 तक जा सकता है, बट चांसेस काफी कम है। मैं रेकमेंड करूंगा कि सीमित दायरे में ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे आप रुपी को बेच के चले। दायरे में ट्रेड हो रहा है, रुपी बेचकर चलिए। शुक्रिया धर्मेश जी आपका, मनोज जी आपका और तरुण जी आपका। आप लोगों ने वक्त निकाला और अपनी राय दर्शकों के साथ शेयर की। तो कमोडिटी नाउ में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।